नमस्कार दोस्तों। साल 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर देती है और अगले 2 सालों तक लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और इस आपातकाल को भारतीय प्रजातंत्र में एक काले धब्बे के रूप में माना जाता है। तो आखिर क्या कारण था जिस कारण से देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया और एक वर्तमान एक्टर जो आजादी को भीख समझती हैं वो इंदिरा गांधी की आपातकाल से संबंधित मूवी लाने वाली हैं, उसके संबंध में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। This is nothing to panic about. उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली है। बस अब इसी बयान पर बवाल हो रहा है। क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1975 में लगाया गया आपातकाल पहली बार आपातकाल नहीं था। इसके पहले भी भारत में 1962 में भारत चाइना वॉर और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भी भारत में आपातकाल लगाया गया था। लेकिन साल 1975 का आपातकाल इन दोनों आपातकालों से बहुत ही भिन्न था। जब कांग्रेस पार्टी 1969 में सत्ता में आई तो कांग्रेस पार्टी ने चौथी पंचवर्षीय योजना इम्प्लीमेंट की। इसके तहत इंदिरा गांधी सरकार देश के 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। 18 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार यह बताती है कि इसको एक बिल के माध्यम से इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जब इंदिरा गांधी सरकार संसद का सत्र समाप्त होने वाला ही होता है तो इन बिलों को अचानक से पेश कर देती है और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और बिल पास हो जाते हैं। इसके अलावा देश में कानून कैसे बनता है इसकी चर्चा हम किसी और दूसरे वीडियो में कर लेंगे। इंदिरा गांधी ने इन 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने के पीछे अपनी मंशा बताई थी कि यदि यह बैंक राष्ट्रीयकृत अर्थात सरकारी हो जाते हैं तो इन बैंकों की मिलने वाली सुविधाएं गांव-गांव तक और छोटे-छोटे स्तर तक भी पहुंचेंगी, क्योंकि यदि कोई प्राइवेट एजेंसी है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, ना कि जनता की सुविधाओं के लिए। इस निर्णय से बैंक के शेयर होल्डर तो खुश नहीं होंगे। आपको भी जायज लगता होगा कि यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो एकाएक सरकारी हो जाती है तो आपको कितना ज्यादा नुकसान होगा। उन्हीं में से एक थे आरसी कूपर, जो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एक छोटी सी जीत दर्ज हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज कर देता है और 14 बैंक राष्ट्रीयकरण होने से बच जाते हैं। सरकार 1 साल बाद फिर से बिल लाती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर देती है और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी घटना सरकार और कोर्ट के बीच तब हुई जब इंदिरा गांधी सरकार प्रीवी पेंशनर्स के लिए उनकी पेंशन बंद करने के लिए एक बिल लाई, जिसके जो डिफेंड करने के लिए कुछ प्रीवी काउंसिल जो प्रीवी पेंशनर्स थे उन्होंने उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी पेंशनर्स वाले मामले में सरकार के बनाए गए कानून को खारिज कर दिया, जिसके चलते एक बार फिर प्रीवी पेंशनर्स को एक सफलता हाथ लगी और प्रीवी पेंशनर्स खुश हुए। लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद और फिर सरकार एक और नया बिल लाई जिसमें सरकार ने प्रीवी पेंशनर्स को ही समाप्त कर दिया। यानी कि यदि प्रीवी पेंशनर्स वो होते हैं जो राजा महाराजाओं की औलादें होती हैं, वो जब भारत में माने ही नहीं जाएंगे तो हम उनको किस प्रकार पेंशन देंगे राजा महाराजा होने के नाते या उनके परिवार से संबंध रखने के नाते। जैसे ही यह बिल लाया गया तो प्रीवी पेंशनर्स ने भारतीय राजनीति में कदम रखना स्टार्ट किया। सैफ अली खान के पिताजी जो चुनाव लड़े वो हार गए। खैर माधवराव सिंधिया और उनके जो अभी वर्तमान में सिंधिया परिवार है उनकी फैमिली ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए और अभी वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के वंशज हैं जो वर्तमान में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा पीएम बनती है और पूरी शक्तियों का केंद्रीकरण इंदिरा गांधी के बीचों बीच देखने को मिलता है। यानी जो भी इंदिरा गांधी के बहुत नजदीक था, जिसको इंदिरा गांधी बहुत अच्छे से जानती थी, उन्हीं को दूसरे दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल अलग अलग महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। जैसा कि आरोप वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगता है कि जितने भी बड़े पद हैं वो सारे गुजरातियों को, या फिर जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो गुजराती बनते जा रहे हैं।
या फिर बड़े बड़े जो चेहरे हैं, चाहे हमारे देश के कोई मुख्यमंत्री बन रहा हो या गृह मंत्री, वो उनके करीबी ही बन रहे हैं। इसी वर्ष भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसके चलते भारत में बहुत ज्यादा महंगाई और मुद्रास्फीति देखने को मिली, जिसके बाद भारत में कांग्रेस की बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ बन गई, जिसके चलते कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते दिखाई दिए। इसी का एक बहुत सीधा सीधा उदाहरण गुजरात के सीएम चिमनभाई पटेल देखने को मिले, जिन्हें चिमन चोर के नाम से लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन होना स्टार्ट हो गए, पुलिस को मारा गया, आग लगाई गई, दंगा किए गए, जिसके चलते केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया कि वो राज्य सरकार को डिसॉल्व कर दें। फिर दबाव में आते ही इंदिरा गांधी ने जो गुजरात की सरकार को डिसॉल्व किया। उसके बाद बिहार में विद्यार्थियों ने आंदोलन स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व जेपी नारायण कर रहे थे। उसके जस्ट कुछ ही समय बाद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने भी बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी, जो उस समय की सबसे बड़ी स्ट्राइक के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, दंगे हुए, तो कहीं पर भूख हड़तालें करी गई, तो कहीं पर ट्रेनों को जलाया गया, तो कहीं पर लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर पर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद देश में कई महत्वपूर्ण नारे गूंजने लगे, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है जैसे नारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलने लगे और आंदोलन प्रखर होते गए। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, ये विदेशी फंडिंग, यानी जो अभी वर्तमान में सरकार कहती है कि इनको विदेश से फंड मिल रहा है, जिसके चलते ये आंदोलन सक्रिय हो रहे हैं, वही आरोप इंदिरा गांधी ने भी उस समय लगाया था। आप इमेजिन कीजिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक आंदोलन, अलग अलग राज्यों में आंदोलन, कहीं पर मारकाट तो कहीं पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी, इन सब के चलते देश की स्थिति कितनी भयावह रही होगी उस जमाने में। आप इमेजिन करके हमें बताएं कमेंट करके कि कैसी स्थिति रही होगी। इतना काफी नहीं था कि साल 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक और बहुत बड़ा झटका लगा, जिसमें इसके फैसले में उन्हें 2 साल पुराने केस में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको लोकसभा की सदस्यता से हटाना और उनके चुनाव को शून्य करार देने का फैसला दिया। यह केस उनके ही प्रतिद्वंदी के द्वारा लगाया गया था। उनके प्रतिद्वंदी ने लगभग 16 प्रकार के आरोप लगाए थे, जिसमें से कोर्ट ने केवल 2 प्रकार के आरोपों को ही सही माना था। जिसमें सबसे पहला आरोप था कि उन्होंने यूपी सरकार का गलत इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्होंने यूपी सरकार की सहायता से एक बहुत बड़ा ऊंचा मंच बनाया था प्रचार कराने के लिए। दूसरा आरोप था उनके इलेक्शन एजेंट थे, वो एक सरकारी कर्मचारी और एक निजी सचिव थे, जिन दोनों आरोपों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही माना था। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को दिया था, इसके बाद जून में इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें 6 साल तक वोट ना डालने, 6 साल तक चुनाव ना लड़ने की बात कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती हैं जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। बस यही चूक हुई और देश में बहुत ज्यादा हिंसक आंदोलन होना स्टार्ट हो गए। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा, यानी जैसे अभी वर्तमान में प्रतिकार हो रहा है, वैसे उन्होंने टिप्पणियां की। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने पुलिस, आर्मेड फोर्सेस और अन्य सरकारी बलों से ये कहा कि आप सरकार की बात मानना मना कर दें और आप सरकार की बात ना माने। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति कितनी भयावह रही होगी। इसके चलते आपके मन में कोई एक ऐसा शब्द आ रहा है जिसके कारण हमारे भारत में आपातकाल लगा, तो वह शब्द है आंतरिक विद्रोह। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला तो भारत किसी युद्ध कर रहा हो, दूसरा यदि भारत के ऊपर युद्ध हुआ हो, और तीसरा है आंतरिक विद्रोह के कारण भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने तीसरे पॉइंट को लेकर भारत में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी एक छोटी सी मीटिंग बुलाती हैं। उस मीटिंग के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की 12 बजे से जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो देश में देशव्यापी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे
आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली की बिजली कट कर दी जाती है जिससे कि दिल्ली के पेपर ना छप पाएं और फिर रात 12 बजे से आपातकाल लागू कर दिया जाता है। कई बड़े नेताओं को जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जगत प्रकाश, जेपी नारायण और भी कई महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1975 के आपातकाल में लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। बहुत सारे लोगों को नजरबंद किया गया था। देश में आरएसएस और जमात ए इस्लामी जैसे एक सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगा दी गई थी। देश में पकड़ पकड़ कर लोगों की नसबंदी कराई गई थी। नसबंदी कराने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रण करना था, लेकिन सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए तरीका अपनाया वह गलत तरीका अपनाया था। लोगों को पकड़ पकड़ कर गैर जिम्मेदाराना तरीके से नसबंदी कराई जा रही थी। आखिरकार 21 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया जाता है। फिर से इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार हट जाती है और जनता सरकार बहुमत के साथ आती है और सरकार बनाती है, लेकिन यह सरकार भी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। 1980 में सरकार गिर जाती है। फिर इलेक्शन बुलाए जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस बहुत ज़्यादा बहुमत से आती है और जीतती है और फिर इंदिरा गांधी अपनी सरकार चलाती रहती हैं। तो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल से सीखा वो उसमें कुछ परिवर्तन करके वह 1980 में चुनाव लड़ा, जिसके चलते उन्हें बहुमत हासिल हुआ और उन्होंने सरकार बनाए रखी। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर को, वहाँ पर हमें फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।